नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराग एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री की एक और क्लास के साथ। हमारा आज का टॉपिक है मध्य पाषाण काल। पिछली क्लास में हमने पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के तीनों चरणों को कंप्लीट किया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तीनों में अंतर भी दिखाया है, अलग अलग क्या है, किस तरीके से मानव में परिवर्तन आया है। आज की हमारी क्लास मध्य पाषाण काल के मानव को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख के आओ, बहुत काम आएगी। तो देखो, मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक क्या चल रहा था। आज मैंने क्लास पहले ही लिख दी है, जिससे आपका समय कुछ बच जाता है। देखिए क्या है, खोजकर्ता इसके कौन है। सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, वो ये है कि इसके खोजकर्ता, तो मुख्य खोजकर्ता CL कार्लाइल हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को खोजने का प्रमुख श्रेय जिसे जाता है वो है CL कार्लाइल। इन्होंने विंध्य क्षेत्र में खोज की थी। देखिए कहां पे, विंध्य क्षेत्र में खोज की, यानी कहा, इस एरिया में विंध्य क्षेत्र में इन्होंने खोज की। और छोटे उपकरण, लघु उपकरण इनको मिलते हैं। कितने बड़े, 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक के छोटे छोटे उपकरण मिलते हैं। इससे क्या हुआ कि पता चला कि इस समय मानव छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगा था। रीजन क्या है बच्चा, हिमयुग खत्म हो चुका था, और जब हिमयुग खत्म हो गया तो गर्मी जब बढ़ी तो छोटे जानवर भी अस्तित्व में आने लगे। और छोटे जानवरों को मारने के लिए अगर बहुत भारी पत्थर लेके जाओगे तो दब के मर जाएगा, कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। तो छोटे जानवरों को मारने के लिए छोटा पत्थर, पैना पत्थर चाहिए। इस वजह से मानव ने छोटे हथियार बनाना चालू कर दिए। समझ रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, तो लघु उपकरण खोजे गए। ठीक है, अब वो छोटे उपकरण के कारण ही इसको माइक्रोलिथिक एज कह दिया। इन्होंने क्या नाम दिया है मध्य पाषाण काल को, माइक्रोलिथिक। माइक्रो शब्द का प्रयोग वहीं करते हैं जहां छोटी चीज होती है। तो माइक्रोलिथिक एज किसने, CL कार्लाइल ने इसको कहा है। और पत्थर जैसा हम देख चुके हैं ना, क्वार्टजाइट पे चर्चा अपनी हो चुकी है। सबसे पहले क्वार्टजाइट प्रयोग हुआ, फिर चर्ट, फ्लिंट, जेस्पर प्रयोग हुआ। अब यहां पर ये तो प्रयोग हो ही रहे हैं, साथ में कार्नेलियन और स्फटिक का भी प्रयोग हो रहा है, ताकि ज्यादा धार पत्थर में आ सके। तो कार्नेलियन और स्फटिक देखने के लिए मिल रहा है। तो वो हथियार कैसे बन रहा है, ये एक विशेष औजार मिल रहा है, इसको नवचंद्राकार नाम दिया गया है। ये त्रिभुज मिल रहा है, समलंब ऐसे पत्थर मिल रहे हैं। वो इनको प्रकृति ऐसा नहीं करती है, निश्चित रूप से इंसान ने ही किया है। अब पता चल रहा है कि इसको क्या करते होंगे, ऐसे पकड़ के फेंक के मारते होंगे, इसको भी फेंक के मारते होंगे, इसका भी ऐसा ही कुछ प्रयोग करते होंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी क्या, ये सभी हथियार फेंक कर चलाए जाते थे। ये सब क्या करते थे, फेंक कर। तो यहां से सबसे बड़ी बात निकल कर क्या आती है कि मानव ने प्रक्षेपास्त्र तकनीक का ज्ञान पा लिया था, प्रक्षेपास्त्र का विकास हो चुका था। और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि मानव ने तीर कमान का प्रयोग कब चालू किया, तो तीर कमान का प्रयोग इसी मध्य पाषाण काल में मानव ने चालू किया। यहीं से कुछ चीजें आपको और जाननी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इन पे हम लोग चर्चा करते जाएंगे। थोड़ी सी और चीजें हैं वो देख लें, ये तो मैंने इसलिए लिख लिया था ताकि आपका थोड़ा सा समय बचा सकूं। ठीक है ना, अब यहां से देखिए हम लोग इसे हटा देंगे और कुछ चीजें जानेंगे। इस समय पर मानव ने और क्या क्या नए काम किए थे। ठीक है, जैसे इस समय पर मानव ने पशुपालन करना सीख लिया था। क्या सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया। इतने सालों के बाद, 5 लाख साल से लेकर के वो कहां आ गए हैं, 10,000 पे आ गए। इतने हजार सालों में मानव को यह बात समझ में आई कि अगर हम जानवरों को एक साथ रोक के रखें, एक एक को खाते रहें, तो हम ज्यादा समय तक ऐसा कर सकते हैं। और यह भी बच्चा कोई एक दिन में समझ नहीं आया होगा, कई हजार साल में समझ आया होगा। पहले हिमयुग था, जानवर बड़े थे, मारे मुश्किल से पाते थे।
अब जानवर छोटे हैं, जैसे बकरी है ना, या और ऐसे छोटे छोटे जानवर, कई जानवरों का जिक्र मिलता है। तो ये सभी जानवर, बकरी का भी जिक्र मिलता है, ठीक है। ऐसे समय पे कुत्ते का भी जिक्र मिलता है, ऐसे समय पे आपके वैसे जिराफ का भी जिक्र मिलता है, हाथी का भी जिक्र मिलता है। ऐसे कई जानवर हैं, लेकिन जो छोटे जानवर रहे होंगे, इनको उन्होंने देखा कि हम इनको एक बार में कई जानवरों को भी मार सकते हैं। जानवर ज्यादा मिले तो ज्यादा मार लिए, लेकिन सबको खा नहीं सकते, तब तक वो बर्बाद हो गए, सड़ गए, सब बेकार हो गए, कोई और जानवर खा गया। तो कई साल में ये बात समझ में आई होगी कि अगर इनको हम एक जगह पर घेर के रखें, लेकिन मारे ना, कुछ टाइम बाद मारे, तो शायद कुछ बात बने। दिमाग में बात आई होगी, रात को सो गए, जानवर भाग गए। फिर कभी ये बात दिमाग में आई होगी कि रात को जब हम सोते हैं तो कुछ ऐसी आड़ी टेढ़ी लकड़ियां रख देते हैं जिससे ये न भाग पाए। ऐसे एक बाड़े का निर्माण हुआ होगा, ये बाड़ा बनने में कई सौ साल लगे होंगे, इतना दिमाग में आने में कि ये बाड़ा बन सकता है। फिर वो बाड़े में जानवरों को रोका गया, फिर जानवर भूख से मरे होंगे, तब फिर समझ में आया होगा कि इनको कुछ चारा डालते रहो तो बने रहेंगे। तो ऐसे करके इंसान ने फाइनली मध्य पाषाण काल तक आते आते एक और काम सीख लिया था, वो है जो है पशुपालन। फिर एक और चीज आती है कि क्या मानव ने इस समय तक आग पे काबू पा लिया था? हाँ, इस समय तक मानव आग का प्रयोग करना सीख गया था। आग से देखो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक, मानव का आग से परिचय कब था? सीधा उत्तर, पुरा पाषाण। भाई आग तो जंगल में पुरा पाषाण काल में भी लगती थी, परिचित तो वो तब भी था आग से, नियंत्रण नहीं था। यहां पर क्या नहीं था? आग पर नियंत्रण नहीं था, और नियंत्रण यहां पर आ गया। नियंत्रण मध्य पाषाण काल के अंत में, मध्य पाषाण काल के अंत तक मानव ने आग पर काबू पा लिया था। वो समझ गया था इसको लगाते कैसे हैं और बुझाते कैसे हैं। अब अभी तो आग लगाने की बहुत तकनीक है ना, सिर्फ जरूरी नहीं आग हो, जुबान से भी आग लगाई जा सकती है। तब तो कई तकनीक मानव ने विकसित कर ली है ना। तो आग जो है यहां से यहां तक। इसके बाद क्या कुछ और चीजें? हाँ, एक विशेष चीज और जान लीजिए, यहां मानव ने पहली बार मछली खाना चालू किया था। तो मानव ने, ये भी प्रश्न बनता है, मछली खाना कब चालू किया? तो वो भी मध्य पाषाण काल में ही मानव ने मछली खाना भी चालू किया था। ये सारी चीजें जान लीजिए, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, और एक चीज जान लो, आवास। मानव ने यहां पर आवास बनाना भी चालू कर दिया था। यही प्रश्न पूछे जाते हैं, पशुपालन, आग, मछली और आवास। ये लाइन से समझ लेना, नोट कर लेना, ये चीजें मध्य पाषाण काल में कुछ खास थी, ठीक है। कहां से इनके बारे में जानकारी मिलती है? तो अब हमें क्या देखना है, जानकारी कहां कहां से मिलती है, यानी साक्ष्य। बिना साक्ष्य के तो कोई बात सफल ही नहीं है। तो देखो, जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है इनकी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश सबसे पहले लिखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ समझते हैं? उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र पड़ता है, सई नदी के किनारे है ये। कुंडा, बेता, बेटी, अजगरा, नैया, यहां पर ऐसी झीलें हैं कुछ। तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में कुछ क्षेत्र पड़ते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। प्रतापगढ़ के कौन कौन से क्षेत्र हैं हम यहां लिख दे रहे हैं। एक है सराय नाहर, प्रतापगढ़ में ही पड़ता है। एक जो है दमदमा, एक है मगहरा। ये तीन चीजें कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। अब हमको बच्चा देखना क्या है बस, कि हमको सराय नाहर से क्या मिला है, दमदमा से क्या मिला है, और हमको इन क्षेत्रों से क्या मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर आएगा सराय नाहर का, और सराय नाहर में हमको एक ही कब्र के अंदर
4, कितने? 4 जो है कंकाल मिले हैं। तो सराय नाहर की खास बात क्या? एक कब्र में 4 कंकाल यहां से मिले हैं। और क्या मिला है? गर्त आवास मिले हैं। अब गर्त आवास क्या होता है समझना। पहले लोग शिकारी से बचने के लिए और दूसरे जो है इंसानों से बचने के लिए, जैसे ये जमीन है तो जमीन में एक गड्ढा खोद लेते थे। ऐसा गड्ढा खोद लिया, ठीक है, और इस गड्ढे में फिर यहां तक ऐसे रह रहे हैं, जैसे खरगोश वगैरह बिल बना के रहते हैं, और यहां पर एक ऐसे करके झोपड़ी डाल दी। पानी नहीं आएगा और चीज नहीं आएगी। अब यहीं पर आराम से बैठ के अपना खाना पीना चल रहा है, और यहीं पर एक चूल्हा बना लिया है। ठीक है, तो ऐसे जो है गर्त आवास, गर्त चूल्हे कहां पर देखने को मिले हैं? ये हमको सराय नाहर में देखने के लिए मिले हैं। अब बात है दमदमा में क्या देखने के लिए मिला है? एक में, सॉरी, सराय नाहर में एक कब्र में 3 कंकाल मिले हैं। दमदमा में एक कब्र में 4 मिले हैं। एक कब्र में 4 मिले हैं। मगहरा में क्या मिला है? यहां हमको युगल समाधान मिला है, यानी स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया मगहरा में मिलता है। दमदमा में 4 हैं और सराय नाहर में एक में 3 कंकाल मिलते हैं। ये हमको यूपी में एक साक्ष्य किसका मिलता है? मध्य पाषाण काल का मिलता है। सांभर में देखिए, राजस्थान का सांभर है, यहां से क्या मिला है? सबसे पुराने पाषाण काल में वनस्पति के साक्ष्य अगर कहीं से मिलते हैं तो राजस्थान के सांभर से मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान। ये मेरा राइटिंग थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, मैं इसको ठीक कर देता हूं, है ना, नहीं शायद आपको समझ में ना आए। ठीक है, साफ लिखना ज्यादा ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा लिखते लिखते। ये वाले यहां रख देते हैं। देखो, राजस्थान, राजस्थान में क्या खास है? एक जगह मिली है सांभर, तो सांभर से देखो क्या मिलता है। सांभर से पुराने वनस्पति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पुराने वनस्पति के, वैसे भी याद कर सकते हो, सांभर में वनस्पति होती है। पुराने वनस्पति के साक्ष्य मिले हैं। बागौर से क्या मिला है बच्चा? पुराने पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ही आदमगढ़ मध्य प्रदेश से क्या मिला है? आदमगढ़ एमपी से क्या मिला है? यहां से भी पशुपालन के ही साक्ष्य मिले हैं। लंघनाज से क्या मिला है? कुछ नहीं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो मैक्सिमम पशुपालन हो रहा है, समझ गए? पशुपालन दूध के लिए नहीं करते थे, मांस के लिए करते थे, तो मांस के लिए पशुपालन करने लगे हैं, घर बनाने लगे हैं। तो थोड़ा सा मानव मध्य पाषाण काल में सभ्य हो गया है, तकनीक आ गई है, तीर कमान चलाना सीख गया है, ऐसी चीजों की नॉलेज उसको हो गई है। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल की स्थिति है। हम अब अगली क्लास में देखेंगे कि इंसान नव पाषाण काल में कितना उन्नत हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग खूब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।